Hello everyone, my name is Priya and I welcome you all on अर्थ का अर्थ। तो ये इस चैनल में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एनसीईआरटी सीरीज़। एंड क्योंकि हमारा चैनल ज्योग्राफी से डील करता है तो हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे। आज हम देखने वाले हैं पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में क्या है और अच्छे से पूरा समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज सेइंग कि सनसेट के बाद आसमान देखने में कितना खूबसूरत लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आई एम श्योर। सबसे पहले हम लोग ये नोटिस करते हैं कि एक डॉट दिख रहा है हमें, फिर कुछ दूसरे और शाइनिंग डॉट्स दिखने लगे हैं आसमान में, फिर धीरे 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 करके नंबर बढ़ता रहता है और फिर वो इतने सारे शाइनिंग डॉट्स हो जाते हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। पूरा स्काई टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा आसमान डायमंड से भर गया है। इतना चमचमाता हुआ हमको रात को आसमान देखने को मिलता है और ये सारे शाइनिंग डॉट्स जो हैं हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। बट अगर आपने कभी गौर से देखा होगा, इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल। यस, तो आप कभी गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ जो हमारे शाइनिंग डॉट्स हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। जैसे हमारा मून चमक रहा होता है वैसे ही वो शाइनिंग डॉट्स भी सिर्फ चमक रहे होते हैं, ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। सो अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ये जो शाइनी डॉट्स हमें दिखते हैं उनके साथ साथ हमें रात को आसमान में एक और चीज़ दिखती है शाइन करती हुई, वो है हमारे चंदा मामा यानी कि मून। काफ़ी दिनों हमें ये देखने को मिलते हैं और अलग-अलग टाइम पे ये अलग-अलग शेप्स में हमें देखने को मिलता है और अलग-अलग पोज़ीशंस पे हमें चाँद देखने को मिलता है। आपने ये देखा होगा कि महीने में एक बार हमें पूरा चाँद देखने को मिलता है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा भी इसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है? और अ फोर्टनाइट लेटर यानी कि 14 डेज़ के बाद आपको चाँद बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो उसे हम कहते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। सो अब आपने ये भी सोचा होगा कि मून और सारे ब्राइट टाइनी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं नज़र आते? ऐसा क्या हो जाता है दिन में कि ये सब चीज़ें हमें दिन में नहीं नज़र आती, रात को आती हैं? सो दिन में हमारे सूर्य की यानी कि हमारे सन की इतनी ब्राइट लाइट होती है, तो उस ब्राइट लाइट में हमको ये ऑब्जेक्ट्स नज़र नहीं आते हैं दिन में। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। इसलिए हमें रात को ही ये सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमारे आसमान में। हमारा सन यानी कि हमारा सूर्य, द मून यानी चंद्रमा और ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई जो रात को हमें दिखते हैं हमारे आसमान में, उन सब को हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या फिर खगोलीय पिंड कहा जाता है इनको हिंदी में। मेरे चैनल पर इन सब टॉपिक्स पे एक छोटे-छोटे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको अगर और ग्रेटर डिटेल में और इंटरेस्टिंग वे में इनको जानना, इन सब के बारे में जानना हो, जो भी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आप चैनल पे जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। उसमें आपको और कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ काफ़ी बड़ी होती हैं एंड काफ़ी गर्म भी होती हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस से बनी होती हैं और ये अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट भी एमिट करते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट्स में। और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम कहते हैं स्टार्स। स्टार्स की अपनी हीट भी होती है, अपनी लाइट भी होती है और स्टार्स काफ़ी बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। हमारा सन भी एक स्टार है। रात को ट्विंकल करने वाले जो स्टार्स हमको दिखते हैं आसमान में, वो भी हमारे सन के जैसे ही हैं। दे आर सिमिलर टू द सन, बट हमको उनकी हीट और लाइट महसूस इसलिए नहीं होती और वो हमको इतने छोटे इसलिए नज़र आते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो हमसे बहुत दूर हैं। हमारा सन तो फिर भी हमसे काफ़ी नज़दीक है, इसलिए वो हमें इतना बड़ा दिखता है। उसकी हीट और लाइट भी हम महसूस कर पाते हैं, बट बाकी रात को दिखने वाले जितने भी स्टार्स होते हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। बहुत दूर हैं हमसे, इसलिए इतने छोटे नज़र आते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर से देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटा नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
एरोप्लेन, एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता हमें दिखता है तो काफ़ी छोटा नज़र आता है, बट एक्चुअल में एरोप्लेन होता काफ़ी बड़ा है। तो हमारे स्टार्स का भी ऐसा ही है, क्योंकि वो हमसे इतना दूर हैं इसलिए हमें बहुत छोटे दिखते हैं, बट एक्चुअल में दे आर काफ़ी बिग, काफ़ी बड़े होते हैं हमारे स्टार्स। ओके, सो अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ बात कर रहा है कॉन्स्टलेशंस के बारे में, या फिर तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं हम इनको हिंदी में। तो रात को आसमान में आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ स्टार्स को अगर हम ऐसे रैंडमली जॉइन करें तो कुछ पैटर्न जैसा बन रहा है, मतलब करते ही थे बचपन में हम लोग, ऐसे बादल दिख रहा है तो उसमें कोई शेप आइडेंटिफाई कर लिया, डॉट्स दिख रहे हैं तो उनको जॉइन करके कोई पैटर्न बना लिया। सो यस, इन्हीं पैटर्न्स को अगर स्टार्स के ग्रुप्स कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बना रहे हैं, कुछ शेप बना रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। उर्सा मेजर और द बिग बेयर, ये जो दो नाम हैं दे आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टलेशन। मतलब उर्सा मेजर और बिग बेयर एक ही कॉन्स्टलेशन है, ये कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है। और मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन जो है वो है हमारा सप्तऋषि, और अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स 7 सेजेस। ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, यानी कि जो हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है जिसे हम बिग बेयर भी कहते हैं, उस कॉन्स्टलेशन का पार्ट है सप्तऋषि। पहले के समय में लोग डायरेक्शंस का पता लगाते थे रात को आसमान में स्टार्स की हेल्प से। तो मतलब द स्टार्स यूज टू हेल्प पीपल टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। जो नॉर्थ स्टार होता है हमारा, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होता है, तो नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं। वो हमेशा सेम पोजीशन पे ही रहता है स्काई में। और नॉर्थ स्टार की लोकेशन हम कैसे पता लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो दिस इज सप्तऋषि, ये हमारा सप्तऋषि है, और इसकी हेल्प से हम पोल स्टार यानी कि हमारे नॉर्थ स्टार का भी पता लगा रहे हैं। तो लास्ट के जो 2 स्टार्स होते हैं, इससे अगर हम सीधे ऊपर को देखें तो हमको यहाँ पे एक स्टार नज़र आता है, यही है हमारा पोल स्टार। तो अगर हमने नॉर्थ का पता लगा लिया तो हमारे को पता है कि राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो ऐसे करके डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं हम लोग with the help of stars. So the next paragraph is talking about planets. चलिए जानते हैं क्या होते हैं planets। तो कुछ celestial bodies की अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। They lit by the light of other stars. दूसरे स्टार्स की हेल्प से वो चमक रहे होते हैं। तो ऐसी ही बॉडीज को हम कहते हैं planets. The word planet comes from the Greek word planetai. तो प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है प्लैनेटाई, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। हमारी अर्थ जिसमें हम रह रहे हैं ये भी एक प्लैनेट है, और इसको अपनी हीट और लाइट जो मिलती है वो मिलती है सन से, जो हमारा सबसे नज़दीकी स्टार है। और अगर हम अपनी पृथ्वी को काफ़ी डिस्टेंस से अगर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मून से देखेंगे तो वो भी चमकती हुई हमें दिखेगी। और मून क्या होता है? हमारे चंदा मामा क्या होते हैं? हमारा मून इज़ अ सैटेलाइट। क्या होता है मून? मून इज़ अ सैटेलाइट। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। मतलब वो हमारी पृथ्वी का साथी है, कंपेनियन है, और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। हमारी अर्थ के जैसे ही और 7 प्लैनेट्स हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, और वो उनको सन से मिलती है, और कुछ प्लैनेट्स के अपने मून्स भी होते हैं। सो अब हम जानेंगे आगे सोलर सिस्टम के बारे में। सो हमारा सन, हमारे 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मीटेओरॉइड्स मिलकर के बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम, जिसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, और सन उस फैमिली का हेड है। सो दिस इज़ द सन। ये इमेज दी हुई है आपकी बुक्स में, जो हमको पूरा सोलर सिस्टम दिखा रही है। सबसे पहले हमारा सन, और सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स। तो सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, फिर एक हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, फिर आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। मैंने सारे प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉयड्स, हर चीज़ के बारे में
वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग वे में जानना है तो डेफिनेटली विजिट माय चैनल। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा उन वीडियोस को देख कर के भी यहाँ पे से थोड़ा सा ज़्यादा। सो ये इस डायग्राम में नीचे आपको सारी डिटेल्स भी दे रखी हैं हर प्लैनेट के बारे में कि वन ऑर्बिट अराउंड सन कितने दिन में होता है। जैसे मर्क्यूरी का दिया है 88 डेज में, और अपने एक्सिस में रोटेट होने में एक प्लैनेट को कितना समय लगता है वो भी बताया है। और फिर किस प्लैनेट के कितने मून्स हैं वो भी बताया गया है। यहाँ पे को सारी डिटेल्स दी हुई हैं तो हम इसको पढ़ सकते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले। इनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। यहाँ पे छोटा सा लिखा है ये, आई होप यू कैन सी इट। इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, मतलब ये पत्थर से बने हुए हैं, सॉलिड है ये। और फिर आउटर प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। ये दिया हुआ है इस इमेज में नीचे। वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। तो गैस और लिक्विड के बने होते हैं हमारे ये जो जाइंट प्लैनेट्स होते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद, यानी कि हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। सो अब हम जानते हैं हमारे सन के बारे में। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है। ये काफ़ी बड़ा है और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, और ये हमारे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है एक पुलिंग फोर्स, दैट इज़ ग्रेविटी की मदद से। एंड सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, हीट और लाइट देता है पूरे हमारे सोलर सिस्टम को। बट इसकी ट्रिमेंडस हीट उतनी ज़्यादा भी नहीं फील कर सकते हम, बावजूद इसके कि हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है वो, इसलिए क्योंकि सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी हमसे काफ़ी दूर है। इट्स अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, हमारी पृथ्वी से इतना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर, तो काफ़ी दूर है। इसलिए मतलब इसकी गर्मी इतनी नहीं फील होती है हमें कि बिल्कुल जल भस्म होकर के राख हो जाए हम, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट सन। तो लेट अस नाउ नो अबाउट द प्लैनेट्स। तो हमारे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, और सन से डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए क्या किस ऑर्डर में हमारे प्लैनेट्स हैं? सो सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो अभी भी मैंने आपको इमेज में भी बताया था, और इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक भी यहाँ पे को दे रखी है। ये क्या ट्रिक है? तो हम हर प्लैनेट का इनिशियल ले लेंगे, फर्स्ट लेटर। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से हमारा हो गया मार्स, जे से जुपिटर है, एस से सैटर्न है, यू से यूरेनस है और एन से नेपट्यून है। ये सारे 8 के 8 प्लैनेट हमारे सन के अराउंड घूमते हैं अपने फिक्स्ड पाथ पे। एंड ये पाथ एलोंगेटेड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे से होते हैं। एंड इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट्स। तो हम हमेशा बोलते हैं ना, अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, तो वो एक अपने पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है। मर्क्यूरी सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है और उसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं, ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अपने रास्ते पे चल के सन का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं। और वीनस जो प्लैनेट है मर्क्यूरी के बाद, वीनस इज कंसिडर्ड अर्थ्स ट्विन, मतलब हमारी पृथ्वी की ट्विन सिस्टर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है, साइज़ है, वो हमारी पृथ्वी से मिलता-जुलता है, हमारे अर्थ के जैसा ही ये प्लैनेट है, इसलिए हम इसको अर्थ का ट्विन भी कंसिडर करते हैं। सो कुछ समय पहले तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट ही कंसिडर किया जाता था, बट 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसकी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि अब हम प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करेंगे। तो आज की डेट में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, इट्स नो मोर अ प्लैनेट। सो अब हम फाइनली अपनी अर्थ के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। तो हमारी अर्थ जो है, इट्स द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के बाद मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, तो तीसरा प्लैनेट है सन के नज़दीक। ठीक है,
साइज़ में ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। हमारी अर्थ गोल नहीं है, ऊपर से थोड़ी फ्लैट है, फिर ऐसे बल्ज जैसी है, फिर नीचे से फिर फ्लैट है। तो कुछ ऐसा टाइप का शेप है हमारी अर्थ का। और इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स, मतलब पोल्स मतलब टॉप और बॉटम में थोड़ी सी फ्लैट जैसी है हमारी अर्थ। और इस वजह से इसके शेप को डिस्क्राइब किया जाता है एज जियोइड। जियोइड का मतलब अर्थ लाइक शेप। सो हमारी अर्थ में कंडीशंस फेवरेबल हैं जो लाइफ सपोर्ट करती हैं, और शायद सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है अभी। हमारी अर्थ ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पानी है, यहाँ हवा है, जो बहुत एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। यहाँ एयर में कुछ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ मस्ट। सो लाइफ सपोर्ट करती है ऑक्सीजन। और यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम का। आउटर स्पेस से देखें तो अर्थ हमें ब्लू नज़र आती है, क्योंकि 2/3 सरफेस हमारी पृथ्वी की इज़ कवर्ड बाय वाटर, पानी है। तो इस वजह से दूर से दिखने में ब्लू दिखती है ना। अगर आप पानी को दूर से देखोगे तो ब्लू ही दिखेगा वो। इस वजह से हमारी अर्थ को भी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो अब हम मून के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, ओनली वन सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑब्वियसली। तो वो है मून। और इसका डायमीटर जो है वो हमारी अर्थ के 1/4 के बराबर है। और ये हमको बड़ा इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट से नज़दीक है कंपैरेटिवली बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ से। और अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स। और आप अब ये याद करिए कि सन का और हमारे बीच में कितना था? 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो इमेजिन कर सकते हैं आप सन कितना दूर है और मून और हमारे बीच कितना डिस्टेंस है। तो हमारे मून को अर्थ के अराउंड मूव करने में ऑलमोस्ट 27 डेज़ लगते हैं। और लगभग इतना ही समय इसको एक स्पिन कंप्लीट करने में भी लगता है। तो यही वजह है कि हमको मून की सिर्फ एक साइड ही विजिबल होती है हमारी अर्थ से। मून पे रहने लायक कंडीशंस नहीं है। मून पे हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, यानी कि गड्ढे भी हैं। तो यहाँ रहने लायक कंडीशंस नहीं है, सरफेस उतनी अच्छी नहीं है। और ये सब चीज़ों की शैडो भी कास्ट होती है मून पे। तो अगर हम मून को गौर से देखेंगे तो हमको शैडो नज़र भी आएगी। सो अब हम चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट में पहुँच गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टेरॉइड्स। अब हम जानते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। तो हमारे स्टार्स, हमारे प्लैनेट्स और हमारे प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स के अलावा भी और कई सारी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो हमारे सन के चारों तरफ घूम रही होती हैं। और इन्हीं बॉडीज़ को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। सो ये मैंने जैसा ऊपर फोटो में भी दिखाया था आपको, मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो उस एस्टेरॉइड बेल्ट में हमको मेजरली एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स का ही पार्ट है जो कई साल पहले एक्सप्लोड करे थे। और फॉर्मेशन के टाइम पे जो बच्चे खुचे टुकड़े थे वो सब एस्टेरॉइड्स ही हैं। अगला टॉपिक है हमारा मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं हम अभी जान जाएंगे। तो ये भी स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स ही हैं। जैसे एस्टेरॉइड्स भी रॉक्स का पार्ट ही हैं, रॉक्स ही हैं, वैसे ही मीटियोरॉइड्स भी रॉक्स हैं पर छोटे होते हैं। और ये भी हमारे सन के अराउंड घूम रहे होते हैं। तो उनको हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स। कभी कभी क्या होता है, ये मीटियोरॉइड्स हमारी अर्थ के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके मतलब गिरने लग जाते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं और लाइट दिखती है। जैसे किसी चीज़ में आग लग रही होती है तो हमें लाइट दिखती है ना, आग लगती है तो वैसे ही मीटियोरॉइड्स भी जब नीचे को गिर रहे होते हैं तो दे बर्न अप। और उसी को हम शूटिंग स्टार भी कह देते हैं। और जब ये मतलब पूरी तरीके से नहीं जल पाता है और हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो गड्ढा भी क्रिएट कर देता है। तो उसे हम कहते हैं मीटियोराइट। मतलब जो मीटियोरॉइड अर्थ के बाहर है उसे तो हम मतलब वो तो मीटियोरॉइड ही हुआ। फिर अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके जलने लगता है तो उसे हम कहते हैं मीटियोर या फिर शूटिंग स्टार। ये यहाँ पे को नहीं दिया है बट मैं आपको बता रही हूँ। और जब वो ये पूरी प्रोसेस से गो थ्रू करके भी बच जाता है और अर्थ के सरफेस पर लैंड कर जाता है तो उसे हम कहते हैं मीटियोराइट।
अब यहाँ पे हमको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं, जैसे कि गैलेक्सी और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है। पहले के टाइम पे माना जाता था कि मतलब आसमान में बिल्कुल लाइट की रोशनी की एक नदी बह रही है, इसलिए इसको आकाश गंगा भी कह देते हैं। गैलेक्सी होती क्या है? तो इट्स अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। बहुत बड़ी होती हैं गैलेक्सीज। इनमें कई सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैसेस होती हैं, एंड दीज ऑल फॉर्म अप एंड मेक अ गैलेक्सी। हमारे यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, मिल्की वे गैलेक्सी उनमें से एक है। और हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है ये तो कोई भी नहीं जानता। बहुत बहुत बड़ा है हमारा यूनिवर्स। और साइंटिस्ट अभी भी कई सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, गैलेक्सीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें स्पेस में भेजी जाती हैं जिससे हम जान पाएँ, समझ पाएँ। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।